Hey guys, hi everyone. Good evening, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to lecture number 6 of this GST regular batch. आज दोस्तों जो सेशन होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 शेड्यूल 1 पर आज हमारा फोकस होने वाला है एंड वील ट्राई टू कवर अप शेड्यूल 1 हैज 4 पैराग्राफ्स 4 पॉइंट्स एंड अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रेगुलरली पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों पढ़ने के बाद देखेंगे क्या आपको मजा आया या नहीं आया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से। आ जाओ guys, without wasting any further time, let's get going with a quick recap of what we did into the preceding session. And guys, then continuing with today's session. पिछला session was a smaller session because of my birthday celebrations, but आज का session will be as long as the normal session. पर्सन पढ़ा था दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का। दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? the third parameter which was person followed by the fourth parameter in the course of furtherance of business. तो जो थर्ड पैरामीटर था दोस्तों, जहां पर जो सप्लायर होना चाहिए, जो इंसान गुड्स या सर्विसेज दे, वो इंसान भारत देश में रजिस्टर्ड होना चाहिए या लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये किस पर है दोस्तों? ओनली ऑन द सप्लायर। ये जो रिस्ट्रिक्शन है सप्लायर पर है, ये रिस्ट्रिक्शन रेसिपिएंट पर नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिस पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया, एनीथिंग विच इज नॉट पर्सनल, अगर कोई चीज पर्सनल नहीं है तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। फेयर एनफ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गाइस सेक्शन 7(1)AA, जहां सरकार ने कहा कि अगर कोई एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा, तो अगर जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया था रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एंड देयर मेंबर्स, सरकार ने उसको एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये दोनों लोगों को अलग अलग माना जाए। एंड अगर कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए कुछ सर्विसेज देती है, गुड्स देती है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। Section 7(1)(b, that was the last section that we did, and that is importation of services for a consideration. अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं इनटू इंडिया, फॉर विच द इंपोर्टर जो हिंदुस्तान में बैठा है वो आउटसाइड इंडिया कंसिडरेशन दे रहा है, तो उसे दोस्तों जीएसटी में लाया जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा, उसको सप्लाई माना जाएगा, इवन दो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो रेसिपिएंट के बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेक्शन 7(1)(b इज ओनली इन रिलेशन टू इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज एंड नॉट गुड्स, एंड कंसिडरेशन इज स्टिल अ नेसेसिटी। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, जहां पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। नाउ हेडिंग ऑन टू सेक्शन 7(1)(c। सेक्शन 7(1)(c, इधर देखिएगा, सप्लाई इंक्लूड द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। इधर देखिएगा, सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। नाउ गाइस, द टेबल दैट वी एक्चुअली मेड, जो हमारी टेबल चल रही थी, उसमें सेकेंड पैरामीटर था कि कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकेंड पैरामीटर वाज दैट देयर शुड बी कंसिडरेशन। अब if there is no consideration, तो in the next 2 hours that we're gonna study, केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 4, ये 4 केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा, एंड दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज। सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। चाहे पैसा इन्वॉल्व ना हो दोस्तों, उसके बावजूद दोस्तों इन्हें कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो शेड्यूल 1 में दोस्तों, शेड्यूल 1 में देयर आर 4 पैराग्राफ, जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। ओके, नाउ गाइस, सेक्शन 7(1)(c ने क्या किया? हैज डाइल्यूटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। आई विल जस्ट चेक विद वन थिंग गाइस, हमारा इंटरनेट की स्पीड तो ठीक है ना? मेरे को लग रहा है कुछ लैग तो नहीं आ रहा है, एक बार उसे चेक कर लेते हैं। इसने क्या किया है दोस्तों? सेक्शन 7(1)(c ने डाइल्यूट कर दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि अगर आपको ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है तो
हाउएवर दोस्तों सेक्शन 7(1)(c) ने डाइल्यूट कर दिया और उसके साथ एक शेड्यूल बनाया और शेड्यूल में 4 पॉइंट्स लिखे और बोला इन 4 पॉइंट्स में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा। हम बहुत लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोस्तों ये पॉइंट करेंगे। ओके, काफी अच्छी स्पीड है गाइस, आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी इशू। इट इज अराउंड 120 Mbps। वैसे क्लासेस 30 Mbps के ऊपर बिल्कुल क्लियरली चलती है। आजा भाई, Section 7(1)(c) has diluted the importance of consideration. All cases specified in Schedule 1 shall be considered as supply even if made without consideration. But it shall be noted that any transaction without consideration and not falling under Schedule 1, मतलब अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कंसिडरेशन भी नहीं है और वो शेड्यूल 1 में भी नहीं आता है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या दोस्तों, आप उसे सप्लाई मानेंगे? नहीं, फिर उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। shall never be considered as supply and therefore not leviable to GST। फेयर एनफ। केस नंबर 1 आता है दोस्तों आप लोगों के सामने, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। दिस इज अ सुपर पॉइंट गाइस, सुपर पॉइंट। छोटा सा पॉइंट है, अगर आप देखोगे ना तो केस नंबर 1 आधे पेज में खत्म हो जाता है, केस नंबर 2 काफी लंबा है एज कंपेयर टू केस नंबर 1। हाउएवर केस नंबर 1 को समझने में वी गोना स्पेंड अराउंड 30 मिनट्स। ओके गाइस, अब इधर देखिएगा, आपको जीएसटी में मैंने चैप्टर नंबर 1 में जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था अबाउट व्हाई, मतलब हाउ डू वी कंसिडर जीएसटी एज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो आप आगे से टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें से सरकार आपको टैक्स माइनस करने देती है जितना आप पे कर आए थे, एंड पे करने के बाद जो आपने पे कर आए थे वो माइनस कर लिया, रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट वी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार कहती है कि मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट इसी विश्वास से देता हूं या देती हूं कि आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। क्या जीएसटी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि जब तक जो सामान जिसके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं आप उस सामान को नहीं बेचेंगे तब तक उससे जुड़ा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते? सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से दोस्तों, लेट्स से एक इंसान है जिसका नाम है टीटू, ठीक है ना। टीटू एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ऑलराइट गाइस। और ये अपनी दुकान पर मोबाइल फोन भी रखता है, टेलीविजन भी रखता है, एयर कंडीशनर भी रखता है एंड अलग अप्लायंसेस भी रखता है। ओके गाइस, तो फ्रिज रखता है और वॉशिंग मशीन रखता है, वॉशिंग मशीन गाइस। तो ये लेट्स से 5 अलग अलग टाइप के उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। अब ये जो उसने परचेज करे, ये जो परचेज करे, इन परचेजेस पर क्या उसको आईटीसी मिला होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला होगा? द आंसर टू विच इज यस। लेकिन सरकार ने क्या बोला कि जब टीटू भाई आप इन सामान को आगे सप्लाई करोगे, जब आप इन सामान को आगे सप्लाई करोगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सप्लाई करते वक्त फ्रॉम द रेसिपिएंट, जो यहां पर रेसिपिएंट होगा जो इन सामान को खरीदेगा, आप उनसे सामान का पैसा तो लोगे ही लोगे, आप उनसे टैक्स भी कलेक्ट करोगे। ये बात सही है, आप सामान का पैसा लोगे प्लस जीएसटी लोगे। इस जीएसटी को जब अपन सप्लाई करते हैं और वो जीएसटी हम जो कलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओके गाइस, और द amount of ITC that we have paid, the amount of GST that we paid at the time of procurement, जब हम सामान को खरीदते हैं, सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, उस पे जो हम टैक्स पे कर आते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम क्या करते हैं, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से ही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट T2 यूज्ड टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस, ये चीज तो आपको पता ही थी, लेकिन यहां पर जो मेरा क्वेश्चन आता है, let's say the total amount of ITC that he has, total amount of ITC जो इन पांचों प्रोडक्ट को मिलाकर गाइस, let's say the total amount of ITC that he has is 30,000 rupees। अब out of these 5 products except टेलीविजन, इसने टेलीविजन अभी तक नहीं बेचा है।
बाकी इसने बेच दिया, मोबाइल बेच दिया, एसी बेच दिया, फ्रिज बेच दिया, वॉशिंग मशीन बेच दिया, and the amount of tax that he has collected on these four products, mobile, AC, fridge and washing machine, जो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो है 42,000 रुपीज की। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पूरा का पूरा 30,000 यहां पर माइनस कर सकता है? इस 30,000 में उन 4 प्रोडक्ट्स का तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही है जो उसने सप्लाई करें, लेकिन इस 30,000 में एक वो भी टैक्स कंपोनेंट है जो अभी तक बिका नहीं है, जो अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है, विच इज टेलीविजन। तो क्या हम यहां पर 30,000 रुपीज माइनस करके 12,000 रुपए सरकार को देंगे, या हमें प्रोपोर्शनेट आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? तो सरकार ने कहा राठी जी ऐसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि जब टीवी बिकेगा तभी आपको टीवी का आईटीसी मिले, जब आपका मोबाइल बिकेगा तो मोबाइल से जुड़ा हुआ आईटीसी मिले। ऐसा सरकार ने कहा कोई भी हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा बस इतना आप बता दो कि आपका इंटेंशन भी है कि आप इसे आने वाले टाइम में, भैया टीवी नहीं बिका इस महीने तो नहीं बिका, इस टैक्स पीरियड में नहीं बिका, भैया कोई टीवी नहीं खरीदना चाहता था, मोबाइल, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बिकी है। ऐसा थोड़े ना, कई महीने होते हैं जिसमें टीवी ज्यादा बिक जाते हैं, मोबाइल कम बिकते हैं। तो माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी, क्या यहां पर जो 30,000 रुपीज, यहां पर जो 30,000 रुपीज पे किया गया है एज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दीज 5 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये 30,000 रुपीज क्या पूरा माइनस किया जा सकता है विद द फैक्ट कि अभी तक टीवी नहीं बेचा गया है? द आंसर इज यस, बिल्कुल करा जा सकता है। बट हमें बस ये बताना होता है सरकार को कि भैया हमारा इंटेंशन है कि हम इसे आगे भी बिजनेस में सप्लाई करेंगे और आगे से टैक्स कलेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, जो हमारा यहां पर पॉइंट है, विच इज ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। सरकार कहती है राठी जी हम आईटीसी का बेनिफिट दे देते हैं और आपने हमारे साथ धोखा किया। मैंने कहा कैसा धोखा किया भैया? मैंने मोदी जी आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। कहते हैं राठी जी जब आपने सामान खरीदा, नाउ द एग्जाम्पल गाइस जिसके बेसिस पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, पहला पॉइंट, जो आपने सामान खरीदा, लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी जी ज्वेलर हूं, ओके, मैं आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी, आई एम अ ज्वेलर, ऑलराइट। अब मैं दोस्तों अलग अलग स्टॉक परचेज करता हूं। मैंने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया जो कि ज्वेलरी थी, कोई हीरो का सेट था, कोई गोल्ड का सेट था, कोई दोस्तों प्लैटिनम की रिंग्स थी, अलग अलग चीजें थी। भैया मेरी तो पूरी दुकान है ज्वेलरी की, स्टॉक इन ट्रेड है। तो मैंने जब ये स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया तो इस स्टॉक इन ट्रेड पर जुड़ा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड पर जो मैंने टैक्स पे किया, उसका स्टॉक इन ट्रेड पर जो टैक्स पे किया, क्या उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया होगा? द आंसर इज यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की ये कंडीशन नहीं है कि उस स्टॉक इन ट्रेड को जब तक सप्लाई नहीं करोगे तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट and supplying it in the form of business at a later stage of time will also allow you to enable the benefit of ITC। ऐसा नहीं है कि मैंने गोल्ड की ज्वेलरी बेची आगे और पहले का जो मेरा टैक्स था वो मैंने डायमंड की ज्वेलरी में से था, तो आईटीसी ऑन डायमंड ज्वेलरी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ गोल्ड। और ये आप लोग चैप्टर नंबर 1 में भी सीख कर आए हैं कि जीएसटी में इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया है। मैं आगे सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो भी जीएसटी कलेक्ट करता हूं, एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं कुछ गुड्स खरीदता हूं, उन गुड्स पर मैंने जीएसटी पे किया है, तो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सर्विसेज में से माइनस किया जा सकता है जीएसटी पेड ऑन गुड्स। ऑलराइट गाइस, तो ये कंडीशन तो है ही नहीं कि जब तक सेम चीज नहीं बिकेगी उससे जुड़ा हुआ आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, और ऊपर वाले एग्जांपल में भी मैंने यही समझाने की कोशिश करी। तो दिस वाज मोर लाइक अ रिकैप। अब दोस्तों बहुत सारी ज्वेलरी आई दोस्तों, और अब आप लोग जानते हैं दोस्तों अब गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या बोलते हैं धनतेरस आएगी, उसके बाद आपकी ये छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और ये दशहरा आएगा, तो इस टाइम ज्वेलरी की सेल ज्यादा होती है। तो मैंने काफी स्टॉक मंगवाया हुआ था दोस्तों, मैंने सब पर आईटीसी भी क्लेम कर लिया, और इसी बीच में इसी दौरान में आपकी मैडम, मेरी वाइफ, इनकी बर्थडे भी आती, लेट्स से। अब जब
मेरी वाइफ की बर्थडे आई, सुबह सुबह मैंने उनके लिए चाय बनाई और कहा गुड मॉर्निंग जानू, हैप्पी बर्थडे। तो और हगी करी, कार्ड दिया, फ्लावर्स दिए। तो 1 मिनट के लिए खुश हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हो गया गिफ्ट। मैंने कहा बताओ आपको क्या चाहिए है? तो कहते आज मैं ज्वेलरी लूंगी। ज्वेलर की दुकान के बीवी हो आप, पूरी दुकान आपकी है। कह रहे हैं ये कह के ना अपने 8 साल शादी के निकाल दिए, बेवकूफ बना दिया मेरे को। नहीं, मेरे को एक ऐसी ज्वेलरी चाहिए जो मैं दुकान से अपने घर पे लाके अपने रॉकर में रख सकूं। अब मैंने कहा अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आपको जो भी लेने का मन हो, पाजे वगैरह कर, क्या आपको जो भी लेने का मन हो, रिंग ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा। कह रहे नहीं आज मैं रिंग नहीं लूंगी। हर बार छोटी 5-10 हजार 20 हजार की रिंग पकड़ा के मेरा निपटारा कर देते हो। इस बार तो मैं सेट लेके मानूंगी। मैंने कहा अरे आप इतनी वैसी सुंदर हो जाने मन, आप क्या करोगी सेट का? मेरी मर्जी। मगर आज मेरे को गिफ्ट देना है ना मिस्टर राठी, तो आपको आज मेरे को ज्वेलरी देनी ही पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, बर्थडे के दिन क्या गुस्सा होती है, रेडी वेडी होकर आ जाओ दुकान पे, जो भी आपको पसंद आए देख लेंगे। कहते हैं ठीक है जी। अब मैं दोस्तों दुकान पहुंचा, फटाफट उस दिन अपने सारे एम्प्लॉयज को समझाने वाला था कि दोस्तों मैडम आने वाली हैं और आज मैडम की बर्थडे है। आते ही उन्हें खिलाने पिलाने में ज्यादा ध्यान लगाना है, ऐसा नहीं कि भरी भरी महंगी महंगी ज्वेलरी मत दिखाना, ठीक है ना? तो वो इतने में मैडम पीछे से आ गई। मैंने कहा अरे बिना ना आ गई क्या आप? वो मेरी तरफ देखते। मजाक कर रहा था। मैम के लिए, मैडम के लिए कुछ बढ़िया फलूदा वलूदा लावा। प्याज कचौरी खाओगी? प्याज कचौरी। अरे बगल वाला ना आलू की कचौरी के साथ आलू की सब्जी देता है। कह रहे देखो श्रेय, मैं घर से पोहा खा कर आई हूं और आज मैं सिर्फ ज्वेलरी लेने आई हूं। आपका ये खाने पीने के चक्कर में आप मेरे को ज्वेलरी से नजर हटवा देते हो। नहीं, आज मैं ज्वेलरी ही लूंगी, आज मैं ज्वेलरी ही लूंगी। अब मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने जो शॉप में सीनियर एम्प्लॉय थे उन्हें बुलाया। मैंने कहा रामू काका सुनिएगा, वो मैडम आई है, आज इनका जन्मदिन है, इनको अच्छा सा सेट दिखाना 5 तक का। कह रहे 5 लाख राठी जी? मैंने कहा अरे 50 हजार तक कह रहा था, 5 क्या के जीरो बनाने का टाइम नहीं दिया। इतने में तो मेरी मैडम खुश हो गई। अरे वाह वाह वाह, 5 लाख तक है, 50 क्या ही दिखाना, जाओ 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 आप जाओ। इतने में मैडम ने सेट देखना चालू करे। मैं वहां से, मेरा कोई फोकस ही नहीं जा रहा था बाकी काम पे, मैं उछल उछल के देख रहा था कौन सा सेट पसंद कर रही है। फिर मैं ऐसे बीच में घूमते घामते गया ऐसे ऐसे देखने की। अरे मैंने कहा अरे ये कौन सा सेट देख लिया, नया नया सेट देख लिया 4.5 लाख रुपए का। मैंने कहा अरे ये सेट अच्छा नहीं है, ये सेट में ना डिफेक्ट है, इसको ना लौटाना पड़ेगा। इतने में मैनेजर मेरे को कहता है अरे भाई साहब, सर कैसी बातें कर रहे हैं? ये सेट खराब है, ये तो 2 दिन पहले आया है, और कल एक मैडम नहीं आई थी सुंदर सी, आप उन्हें पहना पहना के दिखा रहे थे यार, आज आप मैडम को मना कर रहे। मैंने कहा इसी के बर्थडे के दिन तलाक करवाओगे क्या रामू काका? मैंने कहा पहना कर नहीं दिखा रहा था, बता रहा था कि पहनने के बाद कैसा लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, अब आपसे क्या कहना। मैडम अच्छा सेट है, आप देख सकते हैं, ये तो मजाकिया हमारे नेचर है, हमारे सर का नेचर है मजाकिया। अब इतने में मेरी वाइफ मेरे को देखती है ऐसे, कौन थी वो? मैंने कहा ग्राहक थी, और ग्राहक भगवान समान होता है, कैसी बातें कर रही हो? कुछ कमाऊंगा तभी तो आपको कुछ कहीं घुमाने ले जा पाऊंगा, थोड़ा शक करना कम करो। कह रही अच्छा मेरे को ये वाला सेट पसंद आया, अब ये वाला सेट में लेकर जा रही हूं। अब बर्थडे था, मरता क्या ना करता, ऊपर से रामू काका ने दोस्तों आग में पूरा तेल डाल दिया था, घी डाल दिया था, पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, सब एक बार में डाल दिया था। वो वैसी आग बबूला हो रखी थी ये सुनते हुए कि मैंने एक मैडम को पहनाने की कोशिश करी। इतने मैंने कहा ठीक है, अब आप ले जाना ही चाहती हो तो मैं क्या ही मना करूंगा। अब थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे इशारा किया पैसे का। नहीं, उसने ताली मारी, कह रहा नहीं नहीं। मैंने कहा क्या नहीं नहीं? अरे नहीं, मेरे को कुछ खाने की इच्छा नहीं, आज तो मेरा सेट देख कर ही पेट भर गया। मैं क्या बताऊं,
बहुत अच्छा सेट, थैंक यू थैंक यू। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं यहाँ पे मैंने कहा भैया 4.5 लाख रुपए के 1-2 लाख जो तुमने लॉकर में दबा दबा के रख रखे, मेरे को लगा 1-2 लाख तो दोगी, लेकिन मैडम ने कुछ पैसा नहीं दिया दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब जबरदस्ती वाला मेरी तरफ से मैडम को गिफ्ट हो गया, जबरदस्ती, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो भी था यहां पर दोस्तों मेरे को अपनी स्पाउस को क्या करना पड़ा दोस्तों, मेरे को अपनी स्पाउस को गिफ्ट करना पड़ा दोस्तों, गिफ्ट करना पड़ा जबरदस्ती, जबरदस्ती जबरदस्ती वाला गिफ्ट। अब मगर ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने मस्ती के लिए बोला है, जबरदस्ती वाला गिफ्ट मैंने अपने स्पाउस को दिया, एक अपना स्टॉक इन ट्रेड स्पाउस के पास चला गया, लेकिन क्या स्पाउस से दोस्तों मेरे पास क्या कोई कंसिडरेशन आया, क्या कोई कंसिडरेशन आया? द आंसर टू विच इज नो, कंसिडरेशन कोई नहीं आया। अब मैडम यहां से निकली थी, बड़ी खुश थी, मैडम निकली नहीं कि मोदी जी अंदर, मोदी जी कहते हैं वाह राठी जी वाह, हमने पता चला आप सबको फ्री में ज्वेलरी बांट रहे हैं। वो एक मोहतरमा निकल के कहीं उनको 4.5 लाख रुपए की, वो तो खुशी के मारे फोन पे अपने दोस्तों को बता रही थी आज तो मैंने अपने पति को लूट लिया 4.5 लाख रुपए का भैया बर्थडे तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा मैंने कान लगा के बातें सुन ली, मोदी जी कहते हैं, मैंने कहा मोदी जी वो कोई ऑपोजिशन पार्टी में है, कान लगा के सुन रही है, वो मेरी बेगम है, वो मेरी बीवी है, ऊपर से आज उनका जन्मदिन था, इसीलिए देना पड़ा, इच्छा तो कम थी लेकिन देना पड़ा। अब कहते हैं राठी जी चलो जो बात भी है, आज अब जिसका बर्थडे होता है आप उसको गिफ्ट में देते हैं, हाँ मेरा बर्थडे भी आने वाला है और आप मेरे को मेरे बर्थडे पे क्या देने वाले हैं बताइए? ब्रेसलेट देंगे, ब्रेसलेट है, या वो जेंट्स की रिंग दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए हमें भी। मैंने कहा अरे मजाक चल रहा है क्या मोदी जी? नहीं आप अगर सबको ऐसे दे रहे हैं हमें भी कुछ दे दीजिए मोदी जी प्लीज, आपके इतने पीजे तो हम नहीं झेल पा रहे हैं, बताइए आपका आना कैसे हुआ? कहते हैं राठी जी एक चीज आप बताइए कि आपने जब अपनी मैडम से मैडम को ये गिफ्ट दिया, जबरदस्ती देना पड़ा, जो भी आप कह रहे हैं, आपने उनसे कुछ पैसे लिए? पैसे लिए? हिम्मत भी है राम मोदी जी आप कह रहे हैं, आपको क्या पता, आपकी तो शादी नहीं हुई है, हिम्मत है बीवी से पैसे मांगने की है? अब जब आपने पैसे नहीं लिए और आपने उस ज्वेलरी पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था? क्या आईटीसी क्लेम कर लिया था? मैंने कहा आईटीसी तो क्लेम करा था, क्योंकि जब मेरे को सामान आया था तब थोड़े ना मुझे पता था कि मुझे ऐसा फटका लगने वाला है। कहते हैं राठी जी बिल्कुल सही बात है, आपको ये नहीं पता था कि आपको ये फटका लगने वाला है, लेकिन हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किस विश्वास पर दिया था, किस भरोसे पर दिया था? हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस भरोसे पर दिया था कि आप इसे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जब भी आगे बेचोगे तो आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे। लेकिन हाउ एवर आपने तो ये वाली ज्वेलरी अपनी वाइफ को गिफ्ट के तौर पर दे दिया, अपनी वाइफ को वैसे ही दे दिया और उनसे कोई भी पैसा नहीं कलेक्ट किया। तो in that case, in that scenario, what will happen to the input tax credit that we have provided to you? मैंने कहा मोदी जी आप ही बताइए क्या करें? कहते हैं ये तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ ना जो कि आप लेट्स से कि आपकी मैडम का बर्थडे था, आप अपनी मैडम को गाड़ी में बैठा के किसी ज्वेलरी की शॉप पे ले गए और आपने वहां से ज्वेलरी खरीद के अपनी वाइफ को दे दिया। एक तरीके से वही ट्रांजैक्शन है ना, और आप इन दिस सिनेरियो कंज्यूमर बन गए। और कंज्यूमर कब से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है? कंज्यूमर को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बर्डन बियर करना होता है। मैंने कहा मोदी जी मैं सारी बातें समझ गया, आपकी बात सही है कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये वाली ज्वेलरी जो मेरी मैडम ले गई वो अब पर्सनल पर्पस में आ गई है, पर्सनल यूज में आ गई है, हम कंज्यूमर बन गए फॉर दैट पीस ऑफ ज्वेलरी। लेकिन क्या करें, हम तो ज्वेलर हैं और जब हमने ज्वेलरी खरीदी तब हमें पता नहीं था कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा या ऐसा कोई गिफ्ट हमें जबरदस्ती देना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है, नाउ जो आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है
इसे आप क्या मानेंगे? यू विल कंसिडर एज डीम्ड सप्लाई। मान लिया जाएगा कि आपने अपनी बेगम को सप्लाई किया है, मान लिया जाएगा दैट यू हैव सप्लाइड टू योर स्पाउस। तो इसके थ्रू क्या होगा? जब मान लिया गया है कि आपने अपनी वाइफ को सप्लाई किया है, तो उस पर यह भी मान लिया जाएगा कि आपने टैक्स कलेक्ट किया है, और जो टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से आप अपना आईटीसी यूज कर रहे हैं और रिमेनिंग अमाउंट आप हमें पे कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। क्या दोस्तों, जो मैंने एसेट दिया वो मेरे लिए बिजनेस एसेट था, मेरे लिए बिजनेस का स्टॉक था। हाँ जी, यहां बिजनेस एसेट को बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन मत लेना। अच्छा, एसेट तो वो होता है जो लंबे समय तक के लिए बेनिफिट देता है। यहां एसेट का मतलब है एक चीज जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई थी। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। इसे क्या माना जाएगा गाइस? इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इन विच सर, लेकिन क्या वैल्यू पर? क्या कौन सी वैल्यू पर? यहां वाइफ ने, मैडम ने आपको एक्चुअल में तो पैसा नहीं दिया है, तो यहां पर डीम्ड सप्लाई माना जाएगा एट व्हाट वैल्यू? वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी राठी जी? वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यू निकाली जाएगी अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन रूल्स, जो आप फाइनल लेवल पे सीखेंगे। वैल्यूएशन रूल्स जो आप कहां सीखेंगे गाइस? फाइनल लेवल पर सीखेंगे। तो अभी बस इतना समझ लीजिएगा, अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एक इंसान जिसने कोई भी बिजनेस से जुड़ा हुआ सामान वगैरह खरीदा है, जिस पर वो इंसान इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुका है, और वो इंसान आगे इसे सप्लाई नहीं करता, वो इंसान आगे इसे दे देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो क्या उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आइए भाई, केस नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर, disposal of business assets on which input tax credit has been claimed। permanent transfer या disposal of business assets on which input tax credit has been claimed। आइए भाई, कहते हैं any kind of transfer or disposal of business asset without any intention of receiving back the goods made without consideration। क्योंकि मैंने तो यहां पर मैडम को दे दिया था और उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो मेरे को लौटाएंगी। उनका इंटेंशन क्या था कि वो उठाकर इसे अपने कबर्ड में रख लेंगी, लॉक एंड की में। तो एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रिसीविंग बैक द गुड्स मेड विदाउट कंसिडरेशन क्वालिफाइज एज सप्लाई, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये आपको लिखना है दोस्तों, लिखिएगा। मैं वैसे आपकी वो जो टेबल बनी हुई है उस टेबल पर अभी लेकर जाऊंगा और वहां लिखवाऊंगा। However, it should be noted that ITC must have been availed on such goods। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने अवेल नहीं किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने अवेल नहीं किया दोस्तों, तो आपका डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऑलराइट गाइस, कहते हैं एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ट्रांसफर परमानेंटली अ टेलीविजन फ्रॉम हिज स्टॉक टू हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्या इसे भी दोस्तों डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ने जब अपने स्टॉक को खरीदा था, अपनी दुकान में लगाया, लेट्स से टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह, उसने सब पर आईटीसी क्लेम कर लिया। अब घर का टीवी बिगड़ गया है, तो आप मुझे बताओ, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाएगा टीवी खरीदने, या अपने में इसी स्टॉक में से लेगा? अपने ही स्टॉक में से लेगा ना। तो इन दैट केस उसने टेलीविजन जो उसके ऑफिस में था, जो उसके शॉप पे था, वेयर हाउस में था, गोडाउन में था, फैक्ट्री में था, उसने वहां से उठाकर क्या करा दोस्तों? उसको अपने घर पे ट्रांसफर करवा दिया। अब क्योंकि ये जो टेलीविजन जिस पर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है और अब उसने उसे घर पे ट्रांसफर करवा दिया, मतलब वो आगे इसे तो सप्लाई करेगा नहीं। विल दैट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई? द आंसर इज यस। सच ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अज्यूमिंग दैट द डीलर हैज टेकन आईटीसी ऑन सच टेलीविजन। नेक्स्ट example, Miss Isha purchased a motor car for business purpose on which ITC isn't allowed। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है दोस्तों।
मोटर कार पर दोस्तों आप लोग देखेंगे सेक्शन 17(5) चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मोटर कार पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। इवन दो ऑल द कंडीशंस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आर सेटिस्फाइड, देयर आर सर्टेन गुड्स ऑन व्हिच द गवर्नमेंट हैज कैटेगोरिकली डिनाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आज मैंने एक गाड़ी खरीदी 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर, और ये गाड़ी दोस्तों मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है, तो भी उस गाड़ी पर खरीदा हुआ टैक्स, उस गाड़ी को खरीदने पर दिया गया टैक्स का मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ईशा जी ने, मेरी वाइफ का नाम भी ईशा है, अब ध्यान से देखिएगा गाइस, उन्होंने एक मोटर कार खरीदी जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है जी। 2 साल के बाद शी गिफ्टेड द कार टू हर फ्रेंड काव्या। 2 साल के बाद उन्होंने ये गिफ्ट कर दी अपनी दोस्त काव्या को, विदाउट एनी कंसिडरेशन है, गिफ्ट है दोस्तों। क्या इसे ट्रांसफर डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू विच इज नो। सच ट्रांसफर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई as ITC was not allowed at the time of purchase, even though motor car is a business asset. मोटर कार कौन क्या है? एक बिजनेस एसेट है। ऑल राइट गाइस, आ जाओ भाई। A bag dealer donates 100 school bags to poor children. In this case, transfer of business stock on which ITC has been claimed shall qualify as supply. Again guys, simple सी point है, bag dealer अगर उसने 100 bags दिए to poor children, तो in that case, in that scenario, bag dealer ने bags पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया होगा? हाँ जी। अब उसने गरीब बच्चों के बीच में 100 स्कूल के बैग बांट दिए, जब गरीब बच्चों से पैसा तो लिया नहीं, तो क्या इसे भी डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, इसे भी डीम्ड सप्लाई मान लिया। तो सबसे पहले गाइस, नाउ हेडिंग बैक टू दैट चार्ट। हाँ जी गाइस, हेडिंग बैक टू दैट चार्ट गाइस। वो चार्ट हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है, वो चार्ट दोस्तों वो ये है, कंसिडरेशन। अब हम ये चार्ट आ गया दोस्तों कंसिडरेशन का। अब मैं एक्सेप्शन लिखने वाला हूं, तो आप लोग चाहो तो यहां लिख लेना गाइस, नीचे लिख लेना कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस। मतलब शेड्यूल 1 लिखिएगा, सेक्शन 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे? डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। एक्सेप्शन शेड्यूल 1 लिखिएगा गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये शेड्यूल 1, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बगैर ही सप्लाई मान लिया जाएगा, जिसमें से पहला पॉइंट लिखा है गाइस हम लोगों ने, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट on which ITC has been claimed. All right guys, permanent transfer और disposal of business assets जिस पर आपने ITC claim कर लिया है। Everyone clear about it? आ जाओ भाई। Moving on. Next,
supply between a related person or distinct person made in the course or furtherance of business. Supply between a related person or distinct person made in the course or furtherance of business. अब हमें ये समझना होगा दोस्तों, अच्छा ये जो चारों ट्रांजैक्शंस हैं, जो चारों अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अभी हमने सिर्फ केस नंबर 1 पढ़ा, ये सारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. ये कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है. बाकी जो आपके पैरामीटर्स हैं दोस्तों कि गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होने चाहिए, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, ये तो होने ही चाहिए गाइस. इट इज ओनली द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन ना होते हुए भी इन्हें सप्लाई माना जा रहा है, लेकिन बाकी तीनों चीजें होनी चाहिए. अब इधर ध्यान से देखिएगा, सर ये रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं, इनके बारे में अब हमें चर्चा करनी है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं. फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू स्टे सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब सुपर अटेंटिव. आइए गाइस, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. रिलेटेड पर्सन कौन होता है दोस्तों? अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन. सामने वाले के कहने पर आपके डिसीजन बदल सकता है, सामने वाले का कहना आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है. सिंपल लैंग्वेज में तो यही बोलेंगे गाइस. जैसे सर पापा ने कुछ कहा तो पापा क्या रिलेटेड पर्सन आ जाएंगे? बिल्कुल कंसिडर करे जाएंगे. फादर विल बी अ रिलेटेड पर्सन. ओके, तो कहते हैं अ पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ रिलेटेड पर्सन. फ्यू पॉइंट्स कवर्ड अंडर रिलेटेड पर्सन आर एज अंडर, जिसमें पहला पॉइंट आता है सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. क्या सर हमें ये लिखना है? नहीं लिखना. मैं जितना उस टेबल में लिखवाऊंगा गाइज उतना ही लिखना है. ऑलराइट गाइज, तो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में सबसे पहला कौन आता है? सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ये हैं हमारे मुकेश भाई और ये हैं हमारे अनिल भाई, अपॉइंटेड एज ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ द अदर कंपनी. देखना ये कौन है? मुकेश भाई मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस जियो. आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कौन है? मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस जियो. और दूसरे कौन है? मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन. अब अगर हम मुकेश भाई को रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर बना दें और अनिल भाई को रिलायंस जियो के सीनियर लेवल ऑफिसर बना दें, तो एक कंपनी में तो ये मेजर शेयर होल्डर रखते हैं, मेजर शेयर होल्डिंग रखते हैं, और दूसरी कंपनी के ये डायरेक्टर बन जाते हैं, दूसरी कंपनी के ये ऑफिसर बन जाते हैं. तो क्या ये कहना सही होगा कि आपस में ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जो कि दोस्तों इन्फ्लुएंशियल हो? हाँ जी. Therefore, for this example, Reliance Jio and Reliance Communications are related persons. यहां क्या इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं. So Reliance Jio and Reliance Communication are related parties in this case. Fair enough. They are legally recognized partners. अगर आप एक ही पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर्स हो तो वो जो पार्टनर्स हैं वो आपस में क्या कहलाए जाएंगे दोस्तों? रिलेटेड पर्सन कहलाए जाएंगे. A transaction of supply between T2 and Q2 in the course of furtherance of business shall be treated as supply even if made without consideration. तो ये हमारा दोस्त है T2 और दूसरा हमारा दोस्त है यहां पर Q2. ऑलराइट, अगर इनके बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये एक ही पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, तो ये क्या रिलेटेड पर्सन है? क्या इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस हो सकते हैं? द आंसर टू विच इज यस. नेक्स्ट, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. अब यहां पर ये है हमारा कीकू, ये है हमारा T2 एंड दीज आर एम्प्लॉय ऑफ टाटा लिमिटेड. यहां पे रतन जी हैं जो अब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन इनकी कही गई बातें हमेशा रहती है. तो यहां पर कीकू एंड T2 आर एम्प्लॉयज ऑफ टाटा दोस्तों. तो क्या मुझे बताओ, क्या कीकू और T2 कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होंगे बाय देयर एम्प्लॉयर? The answer to which is yes, they will be influenced by their employer, and therefore guys, therefore ये कौन है? related person. मतलब employer and employees are related persons, are considered to be related person, making all perquisites taxable under GST. All right guys,
अब पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 ये सब दोस्तों ओनली रीडिंग पॉइंट्स हैं। मैं इनकी सिर्फ हेडिंग पढ़ा रहा हूं, आज तक एग्जाम में नहीं आया है और आगे भी आने के चांसेस बहुत कम है। यहां पर जो मेजर फोकस रहता है मैं आपको बताऊं वो कौन से पॉइंट पर रहता है दोस्तों, वो सिर्फ पॉइंट नंबर 8 पर रहता है। और यही वाला पॉइंट दोस्तों मैं ऊपर वाली टेबल में डालूंगा, यही वाला पॉइंट मैं ऊपर वाली टेबल में डालूंगा, अदरवाइज मैं कोई भी और पॉइंट ऊपर वाली टेबल में मेरे को डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट आता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई गिफ्ट होता है तो वो गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बट इफ द एम्प्लॉयर गिफ्ट्स anything to the employee and the value of the gift is more than 50,000 then it will be subject to GST। फिर उस पर जीएसटी लग जाता है ऑन द टोटल वैल्यू। मतलब अगर गिफ्ट 65,000 का है तो जीएसटी 65,000 पे लगेगा, लेकिन अगर गिफ्ट 48,000 तक का है तो कोई जीएसटी नहीं है। 48,000 का है तो कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि गिफ्ट 50,000 रुपए तक का माफ है। ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। मैं रीड आउट कर देता हूं। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अनदर, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं वन वे और द अदर, वन वे और द अदर गाइस। ओके, नेक्स्ट गाइस, उसके बाद बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। तो वो क्या दोस्तों, वो क्या आपके दोस्तों रिलेटेड पर्संस बन जाएंगे? द आंसर इज यस। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। पहले थर्ड पर्सन वर कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी? रिलेटेड पर्सन। हाउएवर नाउ यहां पर दो लोग मिलकर तीसरे को कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या दोस्तों वो भी रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे? द आंसर टू विच इज यस, दे विल ऑल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड पर्सन। नाउ गाइस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, सच पर्सन्स आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। इससे जुड़ा हुआ पहले क्वेश्चन आ चुका है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इससे जुड़ा हुआ आगे भी क्वेश्चन आ जाए। अगर एक इंसान जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसा मैंने भी ऊपर किया था, अपनी स्पाउस के साथ ट्रांजैक्शन किया था, वो मेरी फैमिली मेंबर है, तो वो ना कि सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में, केस नंबर 1 में आएंगे, वो केस नंबर 2 में भी आ गए। कहते हैं फैमिली मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी। ध्यान से देखिएगा, स्पाउस बीवी और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड एंड बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स of the assessee who are wholly dependent on the assessee. So spouse and children, whether dependent or not, they will fall in the category of family for the purpose of knowing whether they are related or not. However, parents, grandparents and siblings वो कौन होंगे दोस्तों? वो फैमिली के हिस्से तभी बनेंगे जब वो डिपेंडेंट हो ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग सच गुड्स सर्विसेज। ऑलराइट गाइस, इधर मैं एग्जांपल लेता हूं। Any business transaction between members of family shall be considered as supply even if without consideration. Even if without consideration. Fair enough. अब इधर ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा वेदर क्या ये फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं, मतलब क्या ये रिलेटेड पर्सन होंगे या नहीं, ये मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं एंड आई एम पुटिंग फॉरवर्ड 4 पॉइंट्स गाइस। मैं आपका होस्ट और दोस्त रे राठी। ऑलराइट गाइस, मेरा दोस्तों 4 लोगों के साथ ट्रीटमेंट हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। सबसे पहला वाइफ, दूसरा फादर, तीसरा डॉटर और चौथा सिस्टर। ऑलराइट गाइस, वाइफ जो कि डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट, फादर जो कि डिपेंडेंट है, डॉटर जो कि डिपेंडेंट है, एंड सिस्टर दोस्तों जो कि नॉट डिपेंडेंट है। अब मुझे बताइए, क्या ये मेरे लिए रिलेटेड पर्सन्स हुए या नहीं हुए हैं? सर, रिलेटेड पर्सन होने के लिए दे शुड फॉल इन द मीनिंग ऑफ फैमिली, और फैमिली की मीनिंग में बीवी और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे राठी जी। तो केस पॉइंट नंबर 1 वाइफ एंड पॉइंट नंबर 3 डॉटर, ये तो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे, इस चीज में तो कोई शक नहीं है।
इस चीज में कोई शक नहीं है गाइस। हवेवर जो फादर, ग्रैंडफादर, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, वो कौन से आएंगे? जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हैं। तो फादर एंड सिस्टर में दोनों नहीं आएंगे। फादर तो आ जाएंगे बिकॉज ही इज डिपेंडेंट ऑन मी, लेकिन सिस्टर जो कि डिपेंडेंट नहीं है, तो ये फैमिली की कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो आउट ऑफ द 4 ट्रांजैक्शंस जो मेरा वाइफ, फादर, डॉटर एंड सिस्टर के साथ हो रहा है, ये तीन ट्रांजैक्शंस आपके डीम्ड सप्लाई माने जाएंगे। ये आपके डीम्ड सप्लाई माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके रिलेटेड पर्सन है। लेकिन जो चौथा ट्रांजैक्शन हो रहा है विद माय सिस्टर, वो आपके लिए सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट डीम्ड सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए फैमिली की डेफिनेशन में ही नहीं आती। फैमिली की डेफिनेशन में सिस्टर डिपेंडेंट वाली आती है, मगर ये वाली सिस्टर डिपेंडेंट नहीं थी। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, ये वाला ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विद सिस्टर इवन विदाउट कंसिडरेशन, ये आपका दोस्तों नहीं कंसिडर किया जाएगा डीम्ड सप्लाई। अच्छा सर, इसमें जो आपका डॉटर के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, वो ना सर पर्सनल ट्रांजैक्शन था। डॉटर डिपेंडेंट है, लेकिन ये पर्सनल ट्रांजैक्शन था। बेटा पर्सनल ट्रांजैक्शन है, मतलब इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन इट इज ऑल्सो नॉट अ डीम्ड सप्लाई। क्योंकि यहां पर क्या बोला है, हम किसका एक्सेप्शन के अलाउ कर रहे हैं? कंसिडरेशन का। बिजनेस का नहीं कर रहे हैं। बिजनेस का सिर्फ एक ही है, सेक्शन 7(1)(b), इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। यहां पर ये जो चारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, दे शुड बी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहली कंडीशन तो यही है। फिर अपन देखेंगे रिलेटेड पर्सन वर्सन है कि नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुन लेना गाइस। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? 9th पॉइंट भी रीड आउट कर देता हूं, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। Reliance Jio purchases microchips for the purpose of SIM card only from ABC Limited. As ABC Limited is the sole distributor of Reliance Jio, both the parties are related. ठीक है जी गाइस। अब आ जाते हैं जो हमारे पैरा नंबर 2 की हेडिंग थी, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था दोस्तों? अभी तक मैंने सिर्फ रिलेटेड पर्सन का मतलब बता रहा था, जिसके अलग अलग केसेस थे। जैसे जिसमें जो इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपको बता दूं कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा, मेंबर्स ऑफ द फैमिली में कौन आते हैं? स्पाउस एंड चिल्ड्रन आएंगे ही आएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। ये आपके दो इंपॉर्टेंट है। और पार्टनर्स ऑफ अ फर्म के पार्टनर्स भी अगर आपस के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं गाइस, तो वो आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। फेयर एनफ गाइस। मूविंग ऑन गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं ऑन द सेकंड पॉइंट, डिस्टिंक्ट पर्सन। दिस इज, आई विल से, मोर इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले केसेस में तो 2-3 पॉइंट्स थे जिनका हमें ध्यान रखना था, ये वाला तो और इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25(4). इसके 3 अलग अलग केसेस हैं और बहुत शानदार केसेस हैं। आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी सुपर डुपर अटेंटिव। कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, कहते हैं अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, वेदर इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी or more than one state union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct persons. इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब इधर ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है कि अगर एक इंसान जिसके 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और दोनों ब्रांचेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, whether in the same state or other state, तो in that case, in that scenario, उन दोनों ब्रांचेस को आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, लेट्स से ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2, विदाउट कंसिडरेशन उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। मैं आपके सामने 3 केसेस बनाऊंगा, वही 3 केसेस आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में है, फिर आप एग्जाम्पल्स को रीड आउट कर लेंगे तो और अटमोस्ट क्लैरिटी आ जाएगी। केस नंबर 1,
मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी, ठीक है ना। लेट्स से आई हैव ब्रांच नंबर 1 गाइस, मेरा ब्रांच नंबर 1 नोएडा यूपी में है, एंड ब्रांच नंबर 2 गाइस आगरा यूपी में है। अब दोस्तों इन दिस सिनेरियो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं चाहूं तो दोनों ब्रांचेस का एक ही रजिस्ट्रेशन ले लूं, क्योंकि दोनों ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में हैं, और चाहूं तो मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूं। फॉर ब्रांच नंबर 1 अलग, ब्रांच नंबर 2 का रजिस्ट्रेशन अलग। ऑलराइट, लेट्स से इन दिस केस मैंने दोनों ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया। मैं यहां पे लिख देता हूं सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मैंने ब्रांच नंबर 1 का अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ब्रांच नंबर 2 का अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, अगर ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 को कोई सामान दिया, कोई गुड्स दिए या कोई सर्विसेज दी, जिसमें ब्रांच नंबर 2 ने ब्रांच नंबर 1 को कोई पैसा नहीं दिया, ध्यान से देखिएगा, कोई पैसा नहीं दिया, तो क्या इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस। अगर एक इंसान जिसके 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो इन दिस सिनेरियो दीज ब्रांचेस विल बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स बिटवीन ईच अदर। इन्हें हम प्यार से क्या बोलेंगे? डीपीज, डिस्टिंक्ट पर्सन हैं एक दूसरे के लिए। एंड एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, क्या उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा? विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी सप्लाई? द आंसर टू विच इज यस, उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। अब बात आती है, सर राठी जी ऐसा क्यों, यहां पर आप सप्लाई क्यों मान रहे हैं? चलो जी, उसका भी एक लॉजिकल पॉइंट बनता है। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, जब ब्रांच नंबर 1 ने कोई सामान, जब ब्रांच नंबर 1 ने कोई सामान परचेज किया होगा, ध्यान से देखिएगा, जब इन्होंने कोई सामान परचेज किया होगा, तो क्या परचेज करने पर ब्रांच नंबर 1 ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया होगा? द आंसर टू विच इज यस। तो ब्रांच नंबर 1 ने आईटीसी क्लेम कर लिया, क्योंकि हमें आईटीसी क्लेम करने के लिए बस ये इंटेंशन दिखाना होता है कि जब भी हम सामान को आगे सप्लाई करेंगे, हम आगे से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रांच नंबर 1 ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, क्योंकि ब्रांच नंबर 2 में सामान की जरूरत पड़ी, तो हमने यही सामान ब्रांच नंबर 2 को ट्रांसफर कर दिया। हमने यही सामान ब्रांच नंबर 2 को क्या करा दोस्तों? ट्रांसफर कर दिया। अब ब्रांच नंबर 1 का क्या हुआ होगा? यहां मोदी जी पहुंचे, ब्रांच नंबर 1 से कहते हैं हो। अब वो कह रहे क्या हुआ? हुआ क्या? कह रहे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया ऑन गुड्स, और आपने हमें वादा किया था कि इस सामान को जब आगे बेचोगे तो टैक्स कलेक्ट करोगे। अब क्योंकि आपने इस सामान को आगे बेचा नहीं, आपने इसे करा इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर। क्या बोला? इंट्रा स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, आपने इसे स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, और आपने आगे से पैसे नहीं लिए अपने ही ब्रांच से। तो इन दैट केस हम क्या इसे मान लेंगे कि आपने इसे आगे बेचा है? हाँ जी, हम इसे मान लेंगे। दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई। तो मैंने कहा मोदी जी से कि मोदी जी आप इसे डीम्ड सप्लाई मान रहे हैं, मतलब ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 को ये सप्लाई किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया। मतलब क्या आप ये बोल रहे हैं कि ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट करी है? हमने कहा, मोदी जी कहते हैं हाँ जी राठी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने ब्रांच नंबर 2 से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट करी है। तो क्या मोदी जी ये बात भी सही होगी कि जितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ब्रांच नंबर 1 के लिए आ रही है, इतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ब्रांच नंबर 2 के लिए आईटीसी बन जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा? मोदी जी ने कहा क्यों नहीं बनेगा? हम जो ये क्रेडिट चेन चलती हुई आ रही है, हम इसे तोड़ना नहीं चाहते। हम इस क्रेडिट चेन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ब्रांच नंबर 1 ने आईटीसी क्लेम करा,
और ब्रांच नंबर 2 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट करेगा, क्योंकि ब्रांच नंबर 2 कभी ना कभी तो इस सामान को आगे बेचेगा ना। इस सामान को एक्चुअल जो सप्लाई करेगा वो तो ब्रांच नंबर 2 करेगा ना, अंडर सेक्शन 71A, जहां ये ब्रांच नंबर 2 ने लेट्स से आगे कीकू को बेचा, कीकू को सेल किया, और कीकू ने ब्रांच नंबर 2 को पैसा भी दिया और उस पर जीएसटी भी दिया। कह रहे हाँ जी राठी जी बात तो सही है, मतलब हाँ जी मोदी जी बात तो सही है। तो मोदी जी ने कहा कि ब्रांच नंबर 1 आईटीसी क्लेम कर रहा है और ब्रांच नंबर 2 जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। बीच में हुआ क्या, ये रातों रात क्या हो गया? तो हमने कहा हमने तो ये स्टॉक ट्रांसफर किया था। तो कहते हैं ये क्रेडिट चेन नहीं टूटनी चाहिए, इसीलिए ब्रांच नंबर 1 ने जो ब्रांच नंबर 2 को इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर किया है, इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट है, तो ये जो डीम्ड सप्लाई होगा इस पे आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कलेक्ट करेंगे। मतलब ये जो डीम्ड सप्लाई है उसमें अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन रूल्स जो भी वैल्यू निकलेगी उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट होगा। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड सिनेरियो व्हिच इज इक्वली इंटरेस्टिंग, केस नंबर 2। सो व्हाट इफ अगर ये ब्रांचेस सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं होते? आगे आएगा बच्चे, इसलिए डू नॉट वरी अबाउट इट, सारे केसेस करवाऊंगा, मन के सारी दुविधाओं को खत्म करवाऊंगा। लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी। अब दोस्तों मेरा ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1 गाइस, लेट्स से इन दिल्ली, एंड ब्रांच नंबर 2 है गाइस, ब्रांच नंबर 2 इन उड़ीसा, भुवनेश्वर में। अब दोस्तों मेरा ब्रांच यहां पर, अच्छा दोस्तों, व्हेन यू हैव 2 सेपरेट ब्रांचेस इन 2 सेपरेट स्टेट्स, हिंदुस्तान में जो जीएसटी है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। तो इफ यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स तो आपको मैंडेटरली सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऊपर तो ऑप्शन था, क्योंकि आपके दोनों ब्रांचेस यूपी में ही थे, तो आपके पास ऑप्शन था, आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो, चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लो। आपने सेपरेट ले लिया था, इसीलिए उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे हमने इंट्रा स्टेट डीम्ड सप्लाई माना, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन था। सेकेंड सिनेरियो में तो आपको मैंडेटरी आपको क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ब्रांच नंबर 1 यहां पर आपको मैंडेटरी, आप लोग चाहो तो दोस्तों ये जो मैं एग्जांपल्स कई बार बनाता हूं इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर अपने रेलेवेंस के लिए बाद में रिवाइज करते वक्त लिखना चाहो, मतलब अभी लिखना चाहो, बाद में रिवाइज करने में मदद होगी तो लिख सकते हैं। मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहां ऑप्शन ही नहीं है, ये भी आपका मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस क्या बोला जा रहा है दोस्तों? एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड, जब ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में अगर कोई सामान दिया गया विदाउट कंसिडरेशन, जहां ब्रांच नंबर 2 ने ब्रांच नंबर 1 को कोई पैसा नहीं दिया, तभी मैंने उसे बोला विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड सप्लाइड। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स हैं गाइस, यहां पर ये इंटर स्टेट होगा, तो ये डीम्ड, अच्छा ये दोनों ब्रांचेस आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि एक ही इंसान के 2 ब्रांचेस हैं और दोनों अलग अलग स्टेट्स में, तो दे विल बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, एंड द ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज 2 ब्रांचेस विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई। या मैं पहले डीम्ड सप्लाई लिख देता हूं और उसके बाद लिखता हूं इंटरस्टेट, डीम्ड इंटरस्टेट। ऑलराइट गाइस, तो सर यहां पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन रूल्स जो भी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये इंटरस्टेट है, तो यहां पर आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली आईजीएसटी विल बी मेड एप्लीकेबल। ऑलराइट,
And now comes the third scenario, the third case. आजा भैया. Case number 3. Again, मैं आपका होस्ट दोस्त रे राठी. मेरा दोस्तों ब्रांच नंबर 1 है, ब्रांच नंबर 1 है दोस्तों, लेट्स से मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र. और ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 को, जो कि कहां पर है दोस्तों, पुणे में, महाराष्ट्र. ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 पुणे महाराष्ट्र में सप्लाई करा है गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, जहां ब्रांच नंबर 2 ने ब्रांच नंबर 1 को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी है गाइस. अब बात, क्वेश्चन क्या उठता है गाइस, सर क्या ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन है या सिंगल रजिस्ट्रेशन है? ये सिंगल रजिस्ट्रेशन है. इन दोनों ब्रांचेस का दोस्तों, इधर से ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ब्रांचेस का सिंगल रजिस्ट्रेशन है. सिंगल रजिस्ट्रेशन, जहां पर ब्रांच नंबर 1 को तो आपने बोल दिया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब दोनों ब्रांचेस का एक ही रजिस्ट्रेशन, दोनों ब्रांचेस की मिलाकर एक ही रिटर्न फाइल होती है. जहां अलग अलग रजिस्ट्रेशन है वहां अलग अलग सब कुछ काम होता है. और दूसरे ब्रांचेस को आपने बोल दिया एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. इसको क्या बोला, ब्रांच नंबर 1 को तो दोस्तों आपने पीपीओबी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरे ब्रांचेस को बोल दिया एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हेल्प मी आउट कि इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, जो ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज टू ब्रांचेस in which there is no consideration, क्या दोस्तों इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? नहीं. क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सर इनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशंस. क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं बिटवीन ईच अदर? द आंसर टू विच इज नो. सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं है. दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एंड बिकॉज दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ट्रांजैक्शन बिटवीन देम इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई. ऑलराइट गाइस, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, नॉट अ डीम्ड सप्लाई. इसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा. नॉट अ डीम्ड सप्लाई. आइए गाइस, केसेस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं. उस एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी. आइए गाइस, सम एग्जांपल्स फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन. ओके, सीरियल नंबर 1 कहते हैं हेड ऑफिस मुंबई में है, महाराष्ट्र, सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच इन नागपुर, महाराष्ट्र. दोनों रजिस्टर्ड है. देखो पहले वाले केस में क्या बोला गया है, हेड ऑफिस इन मुंबई रजिस्टर्ड, नागपुर रजिस्टर्ड. दोनों ही कौन है दोस्तों, एक ही स्टेट में लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन है. कहते हैं मुंबई हेड ऑफिस एंड ब्रांच, नागपुर ब्रांच आर डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25(4) एज बोथ आर रजिस्टर्ड. दोनों ही अपनी अपनी जगह रजिस्टर्ड है. Therefore, any stock transfer, अगर इनके बीच में कोई भी स्टॉक ट्रांसफर होता है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, shall be considered as supply, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा. दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई. इसे क्या माना जाएगा गाइस, इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा. दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई. नेक्स्ट, हेड ऑफिस इन भोपाल मध्य प्रदेश, हेड ऑफिस इन भोपाल मध्य प्रदेश सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच इन लखनऊ यूपी. ये तो दोस्तों अलग अलग स्टेट है, तो यहां तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ऑलराइट गाइस, भोपाल हेड ऑफिस एंड लखनऊ ब्रांच आर डिस्टिंक्ट पर्सन एज बोथ आर रजिस्टर्ड. इट डजंट मैटर वेदर दे आर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है या डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है, एज लॉन्ग एज दे आर सेपरेटली रजिस्टर्ड वेदर इन द सेम स्टेट और अदरवाइज. उनके बीच में किया गया ट्रांजैक्शन क्या होगा, डीम्ड सप्लाई होगा, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन ना भी इन्वॉल्व होगा तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा. देयरफॉर एनी स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच
even if without consideration shall be considered as supply, उसे supply मान लिया जाएगा. This is interstate supply, इसे interstate supply माना जाएगा. मतलब इस सिनेरियो में गाइस what is gonna apply? IGST is gonna apply. आ जाइए गाइस थर्ड केस. Head office in Ahmedabad, Gujarat, registered, sends goods to his branch in Surat, Gujarat. No separate registration. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी है गाइस. नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन. जो ब्रांच है उसका कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है. सूरज ब्रांच शोन एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. मतलब अहमदाबाद वाला ब्रांच तो हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और सूरत वाला ब्रांच जो है वो है आपका एपीओबी. यहां पे लिखा हुआ है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एपीओबी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो कहते हैं अहमदाबाद हेड ऑफिस एंड सूरत ब्रांच, अहमदाबाद हेड ऑफिस एंड सूरत ब्रांच आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25(4) एज बोथ आर नॉट रजिस्टर्ड. दोनों के दोनों रजिस्टर्ड नहीं है. Consequently, any stock transfer between head office and branch. Consequently, any stock transfer between head office and branch shall not be considered as supply. उसे supply नहीं माना जाएगा, and therefore GST shall not be levied. उस पर GST नहीं लगेगा. Is everyone clear about this point, guys? Interesting point. Interesting point, guys. लेकिन क्या clarity मिली है on how to go about it? Perfect. Next, deemed distinct person. ये भी अच्छा पॉइंट है दोस्तों. अब इधर ध्यान से देखिएगा. Deemed distinct person मतलब distinct person मान लिया जाएगा. कहते हैं अगर एक इंसान जिसका एक ब्रांच में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और इस इंसान का एक और ब्रांच है जिसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब दूसरे वाले ब्रांच को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ही जरूरत नहीं, तो जो आपस में इनके ट्रांजैक्शंस होंगे अगर विदाउट कंसिडरेशन होते हैं उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा, बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. इसका एग्जांपल लेता हूं, जो एग्जांपल आपके सामने है. अब इधर ध्यान से देखिएगा. मिस्टर विजय माल्या हैं, विजय माल्या एंटरप्राइजेस, जो अब तो इंडिया में नहीं है, इंडिया से भाग चुके हैं. रजिस्टर्ड सप्लायर ओन्स एन एसी रेस्टोरेंट, फावा करके नाम है, फावा, इन हैदराबाद तेलंगाना. ठीक है जी. अब क्योंकि एसी रेस्टोरेंट है गाइस, क्या एसी रेस्टोरेंट का आपको यहां पर एसी रेस्टोरेंट का हैदराबाद तेलंगाना में क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, द आंसर टू विच इज यस, आपको लेना पड़ेगा. दूसरा, ही ओपन्ड अ लिकर शॉप इन उत्तराखंड. अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ही ओपन्ड अ लिकर शॉप इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में दारू की दुकान. अब मुझे आप लोग बताइए दोस्तों, एक तो एसी रेस्टोरेंट है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है हैदराबाद तेलंगाना में, और दूसरी दारू की दुकान है. अब आपको पता है दारू तो सर जीएसटी एम्बिट में नहीं आती. आर्टिकल 366(12)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दारू को जीएसटी एम्बिट से बाहर रखा जाए, और अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं. कितनी बार बोला है आप लोगों ने? तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पर विजय माल्या को उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उत्तराखंड में जो वो चीज का सामान बेच रहा है उस चीज पर तो जीएसटी एम्बिट ही नहीं है, जीएसटी का लॉ ही का एप्लीकेबल नहीं है. तो उत्तराखंड में नो रजिस्ट्रेशन, नो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वो क्या बेच रहा है? वो ऐसी चीज बेच रहा है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं. नो जीएसटी रजिस्ट्रेशन. सर ये दारू की जगह पेट्रोल वगैरह भी हो सकता था, क्योंकि पेट्रोल पर भी अभी तक जीएसटी नहीं लग सकता, नहीं लगा है. हाँ जी, हो सकता था. तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरीबॉडी ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी. अगर विजय माल्या भाई ने अपने रेस्टोरेंट से कुछ सामान भेजा है टू द लिकर शॉप, अपने रेस्टोरेंट से कुछ सामान जो कि जीएसटी एम्बिट में आता है, सामान भेजा है टू द लिकर शॉप जो कि उत्तराखंड में है, तो क्या इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? चाहे जो उत्तराखंड का ब्रांच है, लिकर वाला ब्रांच है, उसने कोई पैसा नहीं दिया. द आंसर टू विच इज यस,
क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? हमने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, हमने क्या पढ़ा है? अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे सप्लाई मान लिया जाता है। डिस्टिंक्ट पर्सन अभी तक सेक्शन 25(4) में क्या पढ़ा था कि अगर एक इंसान जिसके दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस हैं और उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, चाहे वो विद इन द सेम स्टेट हो या अलग अलग स्टेट्स में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा और उनके बीच के किए गए ट्रांजैक्शंस को सप्लाई एम्बेट में लाया गया, सप्लाई माना गया। अब यहां पर एक इंसान के दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच जीएसटी रजिस्टर्ड है, दूसरा ब्रांच जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि दूसरे ब्रांच से जो सामान दिया जा रहा है वो जीएसटी एम्बेड में ही नहीं आता, वो उस पर कोई जीएसटी का कानून नहीं है। तो सरकार ने कहा इन ब्रांचेस को आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाए। क्या माना जाए? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। एंड देयरफॉर एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज ब्रांचेस, क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस। ऑलराइट गाइस, इधर देखिएगा, सिंस सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन उत्तराखंड इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उस पर जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता, हेंस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आता है कंक्लूजन, सप्लाई बिटवीन दीज ऑफिसेस in course or furtherance of business even without consideration qualifies as supply। क्या इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी। Also Fava in Hyderabad and liquor shop in Uttarakhand, though unregistered, shall be treated as establishment of distinct person। क्या माना जाएगा? distinct person की ही establishment है, and therefore transaction by the restaurant to the liquor store, क्या दोस्तों, is it subject to GST? The answer is yes। Everyone clear about it? हाँ या ना? आ जाओ भाई। नेक्स्ट, सप्लाई बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ पॉइंट यहां पर लिखा है मैंने। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई सप्लाई होती है, देखो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और एम्प्लॉयर उसके बदले में एम्प्लॉय को पगार देता है, सैलरी एंड वेजेस देता है। आप लोग देखेंगे कि ये शेड्यूल नंबर 3 में कवर्ड है। कहां कवर्ड है दोस्तों? शेड्यूल नंबर 3 में कवर्ड है, जो आपको आने वाले सेशन में मिलेगा, जहां पर एम्प्लॉय द्वारा दी गई सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर will fall under negative list and it will neither be considered as supply of goods nor considered as supply of services and therefore GST नहीं लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, जो आगे मिलने वाला है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट आज ही बता रहा हूं। ये देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा दोस्त T2 और ये एम्प्लॉय है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्तों? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द एम्प्लॉयर सर्विसेज दे रहा है, और एम्प्लॉयर उसके बदले में एम्प्लॉय को क्या दे रहा है दोस्तों? पैसा दे रहा है। एम्प्लॉय को क्या दे रहा है दोस्तों? पैसा दे रहा है कि भाई आप किसी के लिए काम करोगे, सामने वाला आपको पैसा देगा। कहते हैं अगर जो भी पेमेंट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर द्वारा जो भी पेमेंट हो रही है टू द एम्प्लॉय अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो भी इनके कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट के तहत पेमेंट हो रही है, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ऐसी चीजें देता है, और ये इनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, पेमेंट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसे सरकार ने शेड्यूल 3 में डाल दिया। कहां डाल दिया दोस्तों? शेड्यूल 3 में डाल दिया, और बोला शेड्यूल 3 इज नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का पहला पॉइंट ही है दोस्तों,
और शेड्यूल 3 में इसे बोला नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब जो पॉइंट आता है गाइस, क्योंकि इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जा रहा है, तो भैया जब ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो नो जीएसटी, जीएसटी लगने का तो सवाल ही नहीं उठता गाइस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू थिंक एंड आंसर मी गाइस, सोच समझकर आंसर करना होगा कि सर जब इस पर जीएसटी नहीं लगता तो ये वाला पॉइंट क्या पॉइंट है, रिलेटेड पर्संस के बीच में ट्रांजैक्शन, गुड पॉइंट। सर फिर ये पॉइंट ही क्यों आया जब आपने कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में किए गए ट्रांजैक्शन को शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है, तो आपस में रिलेटेड पर्संस बताकर आप कहना क्या चाहते हैं कि इनके बीच के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो सरकार ने कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट्स ऐसी भी करता है जो कि उनके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है गिफ्ट। कंपनी की फाउंडेशन डेट थी, गिफ्ट मिला, एम्प्लॉय की एनिवर्सरी थी, गिफ्ट मिला, XYZ कोई भी रीजन हो, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को गिफ्ट भी मिलते हैं कभी कभी, लेकिन ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता। कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगा तो कल को एम्प्लॉय उठ के बोलेगा एम्प्लॉयर को लाओ मुझे गिफ्ट दो। अरे भाई गिफ्ट तो सामने वाला अपनी मर्जी से देता है ना, आप किस पोजीशन पर हो उस हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा। तो एम्प्लॉयर द्वारा अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया गया है, गिफ्ट, तो गिफ्ट आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता। तो बात यह आती है क्या गिफ्ट पर जीएसटी लगेगा, मतलब क्योंकि वो फिर नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा, तो सरकार ने उस पर छोटा सा रिलैक्सेशन दे दिया और कहा कि अगर गिफ्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट से बाहर है, यह बात सही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में कौन है, रिलेटेड पर्सन है, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो इन दैट केस उस पर जीएसटी लगना चाहिए था ना अभी तक, तो क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है और रिलेटेड पर्सन के बीच में किया गया ट्रांजैक्शन जो कि नेगेटिव लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए। तो इन दैट केस सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया कि अगर गिफ्ट दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू अप टू 50,000 रुपए, गिफ्ट की वैल्यू कहां तक है गाइस, 50,000 तक की है, तो उस पे सरकार ने कहा हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू मोर देन 50K, अगर 50,000 से ज्यादा है, जीएसटी विल बी लिवाइड। जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो भी चीज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, उस पर कोई जीएसटी का सवाल ही नहीं होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी। हो सकता है सैलरी 25 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर गाइस, हाउएवर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, विच इज ऑफ कोर्स कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में नहीं लिखा जाता, up to 50,000 rupees no GST is applicable and more than 50,000 rupees GST shall be levied। लेकिन जब जीएसटी लिवाई किया जाएगा जब 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट होगा ऑन द टोटल वैल्यू, नॉट ऑन द वैल्यू अबव 50,000। ऑलराइट गाइस, आइए गाइस, एनी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक्सीडिंग 50,000 rupees shall be considered as supply। Consequently, any gift up to 50,000 rupees received aggregately during the year by an employee shall not be deemed as supply, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको दो गिफ्ट मिले, एक 40,000 का एक 30,000 का, तो टोटल 70,000 हो गया, जीएसटी लग जाएगा। क्योंकि हमें एक बार गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखनी है, सालाना देखना है। एक साल का सरकार ने 50,000 की लिमिट दी है, एम्प्लॉयर हर महीने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है 40,000 40,000 40,000 40,000 और कह रहा है भैया कोई जीएसटी की बात नहीं होती क्योंकि मैंने तो बार बार गिफ्ट दिया और हर बार गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से कम। मोदी जी ने ऐसी टपली मारी उसे, कह रहे पागल समझ रखा है हमें, बेवकूफ समझ रखा है हमें, हाँ नहीं तो कहते हैं गिफ्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड, गिफ्ट को डिफाइन नहीं किया गया है।
Logically, gift is voluntary in nature and is made occasionally. It cannot be demanded as a matter of right by the employee, and the employee cannot move a court of law for obtaining a gift. However, payment received for services provided by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment are not treated as supply of services. Schedule 3 में पढ़ा जाएगा, discussed in subsequent paragraphs. All right, guys. Everyone clear about it? अब एक बार को दोस्तों केस नंबर 2 को भी अपन अपनी, अब केस नंबर 3 आ रहा है ना दोस्तों, उसको स्टार्ट करें उससे पहले केस नंबर 2 को अपन अपनी टेबल में लिख देते हैं गाइस। जो ऊपर हम लोगों ने टेबल बनाई है, ये निकल गई टेबल। आ जाओ भाई। सेकंड, ट्रांजैक्शन बिटवीन related and distinct persons. अब इसमें अपन इस चीज का ब्रेकअप करेंगे, रिलेटेड, दूसरा डिस्टिंक्ट। रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन में अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जो सामने वाला इन्फ्लुएंस कर सके। वन हु कैन इन्फ्लुएंस द अदर, जिसमें दोस्तों इसको ना थोड़ा सा ना वैसे लिखता हूं, रुको। वन हु कैन इन्फ्लुएंस द अदर, जिसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को लिख रहा हूं मैं यहां। पहला दोस्तों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे लिख देता हूं दोस्तों गिफ्ट अप टू, अच्छा गिफ्ट above 50,000 rupees is leviable to GST. ओके गाइस, क्योंकि हमारे लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का और कोई ट्रांजैक्शन जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में आएगा, वो दोस्तों सप्लाई ही नहीं है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट, फैमिली, ट्रांजैक्शन बिटवीन फैमिली। फैमिली में कौन कौन आता है गाइस? फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस प्लस चिल्ड्रन, ये तो आएंगे ही आएंगे। स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स प्लस सिबलिंग्स, ओनली डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट वाले ही आएंगे। ऑलराइट गाइस, इसके बाद डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में चल रहे हैं गाइस हम। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होगा गाइस? जिस इंसान के दोस्तों टू सेपरेट
रजिस्टर्ड ब्रांचेस होंगे, वेदर इन सेम स्टेट और अदर, चाहे वो सेम स्टेट में हो और इंटरस्टेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इन सेम स्टेट और इंटरस्टेट, लेकिन सेपरेटली रजिस्टर्ड ब्रांचेस होने चाहिए। एंड इट इंक्लूड्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, इंक्लूड्स डीम्ड डीपीस, डिस्टिंक्ट पर्सन। थोड़ा सा दोस्तों खिचपिच हो गया है, लेकिन आप लोग अपने रजिस्टर में ऐसे लिखिएगा दोस्तों, क्लियरली नजर आना चाहिए, क्लियरली नजर आना चाहिए। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? भारी भरकम हो गया है क्या? थोड़ा सा भारी भरकम हो गया है क्या? हाँ या ना? आजा भाई, मूविंग ऑन गाइस। सर कह रहे हैं सर आज के लिए इतना ही रखिए। बहुत अच्छा पॉइंट था, लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल में ऑलरेडी बहुत लंबा पढ़ चुके हैं सर, तो इट वुड बी बेटर इफ वी कीप आवर पॉइंट्स टिल दिस लेवल ओनली। ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं रखूंगा। कल हम शेड्यूल 1 का पार्ट 2 करेंगे गाइस, और उसे कंप्लीट करेंगे। शेड्यूल 1 का पार्ट 2, आई नो गाइस कई सेशंस होते हैं जो अपने को 2 घंटे पता नहीं चलते, यहाँ 1.5 घंटे में ऐसा लगा करे 2 ही पॉइंट्स हैं, 1.5 घंटा निकल चुका है, लेकिन 2 पॉइंट्स करने में ऐसा लगा यार हाँ कुछ आज नया किया और बड़ा किया, इंपॉर्टेंट किया, डिटेल में किया गाइस, एक एक पॉइंट को समझा। तो we'll have a quick recap of what we did today guys, and then हम लोग आज की छुट्टी कर देंगे। सेक्शन 7(1)(c) करा प्लस शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में बोला गया देयर आर 4 सिनेरियोज जिन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी, जिसमें पहला किया था परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम। सरकार कहती है हम आईटीसी आपको क्लेम करने देते हैं विद दैट प्रॉमिस कि आप इसे जब भी आगे सप्लाई करोगे आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे। अब जब आपने आगे सप्लाई किया और आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं किया, जिसमें आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन आफ्टर ऑल आप आईटीसी क्लेम कर चुके हैं, तो सरकार ने कहा वी विल कंसिडर द ट्रांजैक्शन दैट यू डिड, उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, लेकिन शर्त बस ये है कि आईटीसी क्लेम होना चाहिए। केस नंबर 2, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्संस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इधर देखिएगा, रिलेटेड पर्सन हुआ कौन? जो इंसान दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे कि पार्टनर्स ऑफ फर्म, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड जैसे कि फैमिली मेंबर्स। बाकी पॉइंट्स को मैंने एक बार रीड आउट करवा दिया था, आप लोग घर से खुद से रीड आउट कर सकते हैं। फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आते ही आते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। तो अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जो कि बिजनेस से रिलेट करता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। उसके बाद हम लोग पहुंचे डिस्टिंक्ट पर्सन पर। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और he is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state union territory, shall in respect of each such a registration be treated as distinct person। एक इंसान जिसके 2 या 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, वेदर इन द सेम स्टेट और अदर स्टेट्स, तो उन रजिस्ट्रेशंस को आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। और अगर इन रजिस्टर्ड पर्संस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। इसके अलावा एक इंसान को और डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा जब एक इंसान का एक ब्रांच जीएसटी में रजिस्टर्ड है और दूसरे ब्रांच को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एंड उनके बीच में भी किया गया ट्रांजैक्शंस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर हम पहुंचे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में किया गया ट्रांजैक्शन, जो कि आप आने वाले सेशन में पढ़ना चाहते हो, अगर पढ़ने वाले हो, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके तहत इट इज फुल्ली आउटसाइड जीएसटी,
उसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपया भी दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट दे रहा है तो उस गिफ्ट कंपोनेंट पर जीएसटी है। सरकार ने 50,000 रुपए तक का गिफ्ट माफ कर दिया है। सर इनकम टैक्स में हमने सुना है कि कुछ 5,000 की लिमिट है। इनकम टैक्स का अलग पॉइंट है दोस्तों, इनकम टैक्स का अलग पॉइंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद जीएसटी। जीएसटी में 50,000 की लिमिट है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। अगर आप लोगों को मजा आया है तो प्रेस ऑन टू द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप लोग एनरोल करना चाहते हैं इन वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड बैचेस, द रेगुलर बैचेस, एंड ऐसे पढ़ने में अगर आपको लगता है यार इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, या सामने वाले के पढ़ाने का तरीका हमें अच्छा लग रहा है, तो यू गाइस कैन ज्वाइन द रेगुलर बैचेस ऑन आवर ऐप श्रेय राठी क्लासेस, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं तो डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड यूज द ORG कोड SRCL, या आप हमारी वेबसाइट www.shreyrathiclasses.com पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।